सीपीएम की सीनियर नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की वोटिंग नहीं करना शर्मनाक है। जब हमारे संवाददाता ने वृंदा करात से कोची ब्लास्ट को लेकर सवाल किया तो वो आगे बढ़ गई, कुछ भी नहीं कहा। वृंदा करात ने किस तरह इंडिया टीवी संवाददाता के सवाल को नजरअंदाज किया, आप खुद ही देखिए। वृंदा करात जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या एक मैसेज देने की आप लोगों ने यहाँ से कोशिश की इजराइल को लेकर जो भारत सरकार का रुख रहा है, आप उसके खिलाफ बोल रही थी? बिल्कुल स्पष्ट रूप में हम समझते हैं कि भारत सरकार ने जो यूनाइटेड नेशंस में उस प्रस्ताव जो मानवता के पक्ष का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर भी भारत सरकार ने वोट नहीं दिया। ये एकदम शर्मनाक बात है और ये शर्मनाक दो मायने में है। एक कि वो रेजोल्यूशन किसी को नेम नहीं कर रहे थे, इजराइल को भी नेम नहीं किया। इजराइल का आतंकी हमले जो इतने सालों से चल रहे हैं, निर्दोष इतने मारे गए, इजराइल का भी, ज़ायोनिज़्म का भी नाम नहीं लिया, हमास का भी नाम नहीं लिया, लेकिन केवल एक ह्यूमैनिटेरियन आधार पर वो रेजोल्यूशन था। लेकिन इस पर भी भारत सरकार पीछे हटी। ये शर्मनाक है। ये भारत सरकार की समझ है, ये जनता की समझ बिल्कुल नहीं है, ये देश की समझ बिल्कुल नहीं है। लोग ये कहते हैं मैम कि हमास के हमले का कंडम नहीं किया जा रहा, ये सब चीजें। ये सरासर, मेरी बात सुनो, ये सरासर सरकार की झूठा प्रचार है जो अमेरिका का प्रचार है। ये भारत सरकार अमेरिका के झूठे प्रचार के साथ अपने को जोड़ रहे हैं, ये शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल है, केरल में मैम ब्लास्ट की खबर है, एक शख्स मारा गया है। आई डोंट नो, प्लीज। तो आपने वृंदा करात की बातें भी सुन ली। जब केरल को लेकर उनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। उस सवाल पर उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, बल्कि भारत और अमेरिका को लेकर ही बातें वो करती रही। वहीं कोची ब्लास्ट के बारे में सीपीएम के हन्नान मुल्ला भी बोले, लेकिन उन्होंने भी केरल सरकार के खिलाफ इसे साजिश करार दे डाला। तो यूसुफ तारिगामी कोई जानकारी नहीं होने का हवाला देकर आगे बढ़ गए। केरल में ब्लास्ट हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट का गवर्नमेंट को, वामपंथी गवर्नमेंट को डिस्टेबिलाइज करने के लिए हमारा दुश्मन बहुत सक्रिय है, इसलिए कोई ना कोई घटना रोज घट रहा है। मगर आज क्या हुआ, अभी खबर आया है, चीफ मिनिस्टर इज गोइंग, विल इंक्वायर इट एंड फाइंड आउट हु आर द कल्प्रिट एंड कल्प्रिट विल बी बुक्ड। केरल में जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए आप केरल में ब्लास्ट हुआ है आज। Blast, unfortunate. I don't know much about that, but whatever has happened, it is unfortunate. तो आपने हन्नान मुल्ला का भी बयान सुन लिया। वो कहते हैं कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, जो कुछ भी हुआ मुझे उस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। केरल ब्लास्ट पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। केरल पुलिस को एक नीली कार की तलाश है। माना यह जा रहा है कि इसी नीली कार से ही इस पूरी साजिश के तार जुड़े हैं। कन्वेंशन सेंटर से थोड़ी देर पहले ब्लास्ट की ये नीली कार निकली थी और एजेंसियों को इसी कार सवार पर धमाके का शक है। इसी को लेकर अब जांच की जा रही है। तो ये नीली कार जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही नीली कार है जिसकी तलाश में इस वक्त केरल की पुलिस लगी हुई है, क्योंकि शक इस बात पर जा रहा है कि जो इसमें सवार था, हो सकता है कि वो इस धमाके से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति हो, उसी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया हो। इसीलिए अब सबसे पहले जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस नीली कार को तलाश किया जा रहा है। केरल की पुलिस इस नीली कार की तलाश में जुट गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि धमाके से कुछ देर पहले ही ये नीली कार संदिग्ध रूप से उस एरिया से गुजरती है और इसीलिए इस नीली कार का बार बार जिक्र हो रहा है, इसकी तलाश की जा रही है। तस्वीरों में देखिए, प्रेयर चलती है कन्वेंशन सेंटर के बाहर, पहले ये नीली कार खड़ी रहती है और प्रेयर के बीच में ही कुछ देर बाद ये जो नीली कार है इस इलाके से गुजर जाती है और इस नीली कार के गुजरने से महज कुछ मिनट के बाद ही 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं सिलसिलेवार तरीके से, एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं, जिसमें 37 लोग जख्मी हो गए हैं, 7 की हालत उसमें गंभीर बनी हुई है। अब इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए सबसे पहले इस नीली कार की ही तलाश की जा रही है। कार चालक कौन था? क्या इस कार में सिर्फ एक व्यक्ति सवार था?
या फिर इस कार में एक से ज्यादा व्यक्ति सवार थे जो पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहे थे। हो सकता है पहले रेकी की गई हो और फिर पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया हो। इसीलिए सबसे पहले अब इस नीली कार को ही तलाश किया जा रहा है। इस नीली कार को संदिग्ध माना जा रहा है। यह जांच एजेंसियों को शक है कि हो सकता है कि इस नीली कार से ही धमाके के तार जुड़े हुए हों। कौन कौन इसमें सवार था? क्या कुछ लोग इस कार के भीतर बैठकर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे? क्या कोई इसी कार में से एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रेयर मीटिंग के बीच में जाता है, इस पूरी घटना को अंजाम देता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस वक्त जांच एजेंसियों को चाहिए और अब इस नीली कार की तलाश की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जैसे ये नीली कार मिल जाएगी तो हो सकता है कि कुछ हद तक क्लैरिटी इस पूरे मामले को लेकर मिल जाए। और अब बात करेंगे इजरायल और हमास के जंग की। युद्ध के 23वें दिन हमले का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इजरायल फौज इस वक्त हमास पर आसमान, जमीन, समंदर तीनों तरफ से अटैक कर रही है। टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तो सब कुछ गाजा की जमीन पर इस वक्त मौजूद है, वहां से गरज रहे हैं। इजरायली टैंक हमास के आतंकियों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। इजरायल की सेना टैंक के साथ गाजा में घुस चुकी है और हमास की लोकेशन ट्रेस करके उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा के युद्ध क्षेत्र इसे घोषित कर दिया गया और लोगों से गाजा छोड़ने की अपील की गई है। इजरायली बमबारी के बाद गाजा आग के गोले की तरह नजर आ रहा है। सब जगह जली हुई नजर आ रही हैं, तबाह हुई इमारतें नजर आ रही हैं और 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने हमास के करीब 450 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायल ने यह साफ कह दिया है कि जब तक सभी बंधक नहीं छूट जाते, हमास के एक एक आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये जंग नहीं थमेगी। हालांकि उधर हमास का ये कहना है कि जब तक इजरायल की जेलों में कैद करीब 5000 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक इन बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं इजरायल की आर्मी इस वक्त नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन कर रही है। इजरायली फोर्स पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मोर्टार से हमले पर हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमास के कई सीक्रेट अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इस हमले में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं जो हवा से हमास के आतंकियों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। 2 बड़ी सफलता भी आईडीएफ को मिली है। हमास का जो एयरफोर्स चीफ था रकाबा, उसे मार गिराया गया है और नेवल कमांडर को भी कल आईडीएफ ने बमबारी में ढेर कर दिया, तो इसे इजरायल के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ इजरायल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि तब तक गाजा को खाली नहीं किया जाएगा, तब तक गाजा से इजरायली सैनिक नहीं लौटेंगे जब तक हमास के एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता है।